के क्लास में हम लोग डे 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के बोर्ड में भी बहुत बार आता है, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों को एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वार्नर्स पोस्टुलेट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि वार्नर पोस्टुलेट बेस्ड किस चीज़ पे है कि किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी आप लोगों को 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है आप लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जनरली हम लोगों को जो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है उसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए या गेन किए, उसका हम लोगों को पता चलता है। फिर उसके बाद है हम लोगों को अगर किसी ये हम लोगों को आयंस का जो फॉर्मेशन होता है, कोई अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कितने मतलब कि उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, +2 होगा, +3, उसी को कोऑर्डिनेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद थर्ड इसमें अगर हम लोग टर्म देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और कोऑर्डिनेशन नंबर में, हम लोगों को जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ही बनता है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मान लीजिए कि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ हम लोगों को 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा हम लोगों को स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो उस तरह से हम लोगों को इससे डिसाइड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है वो किस शेप में कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। फिर इससे हम लोगों को क्या हो जाती है, आइसोमेरिज्म भी डेवलप हो सकता है कि उसमें स्फीयर का, उसमें जो हम लोगों को लिगेंड का अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकता है, जिसके कारण वो कंपाउंड क्या करेगा आप लोगों को, वो कंपाउंड आप लोगों को आइसोमेरिज्म शो करेगा। और फिर से हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह के आइसोमेरिज्म होंगे, स्ट्रक्चरल होंगे और दूसरा क्या होगा आप लोगों को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सारे के सारे टर्म्स इसी के हेल्प से हम लोगों को वर्नर ने समझाया। फिर उसके बाद हम लोगों को वर्नर्स थ्योरी में हम लोगों को 2 तरह के कॉम्प्लेक्स थे। इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कॉम्प्लेक्स था जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आया हुआ था, जो क्या कर रहा था, जो सेंट्रल मेटल एटम था उसके कोऑर्डिनेशन, उसके जो हम लोगों को d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो वो उसको क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा इनर n-1 d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके। अगर जो वीक फिल लिगेंड होंगे उसके जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बनेंगे, आउटर d ऑर्बिटल से यूज़ किया जाएगा। तो उस तरह से हम लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था। फिर लास्ट में अगर आप लोग बर्नर्स थ्योरी में देखें तो बर्नर्स थ्योरी ये भी इंडिकेट करता है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन कोई कॉम्प्लेक्स करता है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बर्नर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन in 1:1 ratio gives a test of iron, but copper solution mixed with the aqueous ammonia in a 1:4 ratio does not gives off copper +2 ions. Explain why. तो आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? मोहर सॉल्ट फॉर्मेशन। तो जो मोहर सॉल्ट का फॉर्मेशन था उसमें हम लोग क्या किए हुए थे, मोहर सॉल्ट फॉर्मेशन वाले जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें हम लोगों को, जो मोहर सॉल्ट वाले एक्सपेरिमेंट थे वो किसका फॉर्मेशन कर रहा था? डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जो अमोनिया, अगर हम लोगों को उसमें क्या हो रहा था,
अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग जब मिक्स करके क्रिस्टलाइज कर रहे थे तो जो आप लोगों को लाइट ग्रीन कलर का मोहर सॉल्ट बना था वो क्या था, डबल सॉल्ट था। और आपको पता है कि डबल सॉल्ट क्या होगा, एक्व सॉल्यूशन में आपको फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में आयोनाइज हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या देगा, ये आप लोगों को आयरन के जो भी आयन्स हैं उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को देगा। तो इसलिए हम लोगों को इसका टेस्ट पता चल जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉपर के साथ यही रिएक्शन करवाते हो तो कॉपर अमोनिया के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉपर और इसमें टेट्रा एमिनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और कॉपर आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आयंस होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये आयनाइज नहीं होते हैं और इसलिए ये कॉपर +2 का टेस्ट आपको नहीं देगा। इसलिए हम लोगों को इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, फिर लिगेंड्स, ये सारे के सारे टर्म्स को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन जो हम लोगों को सबसे पहले लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। तो लिगेंड्स में अगर आप देखिए लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर ट्रांसफ़र करे और जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बात करें तो उसमें लिगेंड्स आप लोगों को उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे कि ऊपर के ही कॉपर के कॉम्प्लेक्स में ही क्या था, अगर हम लोगों को अमोनिया के 3 आयंस डायरेक्टली कॉपर के आयन से कनेक्ट हो गए, कॉपर के आयन से कनेक्ट हो गए और ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो अमोनिया है इसको हम लोग कहेंगे लिगेंड है। ये क्या है, हमारा लिगेंड है। या इसके जगह कोई और भी हो सकता है, मान लीजिए कि क्लोरीन हो गया, ये भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉपर को ट्रांसफ़र कर रहा है। या कोई भी और भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें कि आप लोगों को लोन पेयर डोनर टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स और आयन और मॉलिक्यूल bonded to the central metal atom or ion in a coordination entities are called ligands. These are called ligand. इसमें हम लोगों को ये ligands जो होंगे बहुत तरह के हो सकते हैं, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन नीचे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट है आप लोगों को लिगेंड के बाद हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, मान लीजिए कि, और उसकी हम लोगों को अगर कोई मेटल है इससे अगर कोई लिगेंड कनेक्टेड है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, या कहिए कि कितने लोन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक लिगेंड ऐसा है जो कि आप लोगों को बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड लिगेंड के एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH2 इथिलीन डायमीन को देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इथाइलिन डायमीन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इथाइलिन डायमीन में क्या होने वाला है, इथाइलिन डायमीन में होने वाला है कि नाइट्रोजन के जो एटम होते हैं अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल एटम को। तो अगर इथाइलिन डायमीन को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये EN कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको, मेटल एटम को। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे बाइडेंटेड लिगेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। अगर 2 बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम से तो बाइडेंटेड लिगेंड। तो जितने बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, टोटल जितने भी तरह के लिगेंड हो गए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CN कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो मान लीजिए कि एक लिगेंड में 2 डोनर एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 इस बॉन्ड के कारण और 1 इस बॉन्ड के कारण, दोनों को मिला के क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अगर कोई
4 बॉन्ड बना रहा है, कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और मेटल के चारों तरफ जितने भी इस तरह के लिगेंड हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो सभी को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू आएगी उस मेटल की उस गिवन कॉम्प्लेक्स में क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन होता है आपको कि मेटल का स्पेशियल अरेंजमेंट, मेटल और लिगेंड का, जैसे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये टेट्राहाइड्रली अरेंज है या स्क्वायर प्लेनेटली अरेंज है। कहने का मतलब है कि स्पेस में इसके लिगेंड का ओरिएंटेशन कैसा है, ये अगर हम लोग शो कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन में हम लोगों को क्या होने वाला है, सेंट्रल मेटल एटम का इसके लिगेंड के साथ अरेंजमेंट को हम लोग शो करते हैं, तो हमें जो स्फेयर या जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। नेक्स्ट है आप लोगों को होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक में क्या होगा कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक ही तरह के लिगेंड है, क्या है, एक ही तरह के लिगेंड कनेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोलिप्टिक। जैसे कि एक कंपाउंड है आप लोगों को, जैसे इसी में एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि आप लोगों को कोबाल्ट का ही कंपाउंड है और इसके साथ क्या है, अमोनिया का NH3 का 6 एटम कनेक्टेड है। मतलब कि कोबाल्ट के चारों तरफ क्या होगा, सिर्फ अमोनिया अमोनिया एंड अमोनिया होगा। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे होमोलिप्टिक लिगेंड, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। इधर सभी तरफ से क्या है, इसके सभी तरफ से आप लोगों को NH3 कनेक्टेड है, NH3 कनेक्टेड है, इधर भी NH3 कनेक्टेड है, इधर भी NH3 कनेक्टेड है, इधर भी आपको NH3 कनेक्टेड है, इधर भी NH3 कनेक्टेड है। इसी का दूसरा एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कि अमोनिया को हटा दीजिए, इसके जगह पे आप क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए। तो मान लीजिए कोबाल्ट का आप लोगों को क्या हो गया, कोबाल्ट का हेक्सा क्लोरो लगा दीजिए, इस तरह के कॉम्प्लेक्स लगा दीजिए। अब इसके बाहर में क्या हो गया, इसका आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए, क्योंकि कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अंदर है, 3 को न्यूट्रलाइज किया, चार्ज क्या हो गया बाहर, -3। तो इसमें जो हम लोगों को अब फिर क्लोरीन अरेंज होगा, तो हम लोगों को जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कहेंगे। लेकिन हेट्रोलिप्टिक में क्या होगा कि कोई एक लिगेंड या 2 लिगेंड, मतलब कि एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड है। मान लीजिए कि यहाँ क्लोरीन भी प्रेजेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को कोबाल्ट के साथ फिर से कोई आ गया, कोई ग्रुप आ गया, मान लीजिए इधर वाटर कनेक्टेड है, H2O कनेक्टेड है। मतलब कि मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड अगर कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम से, तो जो आप लोगों को कंपाउंड बनता है, जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज मींट बाय द यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले तो यूनिडेंटेड क्या होता है, जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम जिसको डोनेट करने वाला एटम कनेक्ट होता है। किसी भी लिगेंड में अगर एक ही डोनर एटम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। जैसे कि Cl- हो गया, अमोनिया हो गया, फिर इसी तरह से आप लोगों को और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को क्या हो सकता है, कोबाल्ट में भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, सिंपल हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स देखें तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हम लोगों को H2O हो गया, वाटर हो गया। फिर इस तरह से अगर हम लोग जो कोई भी सेंट्रल एटम हो जिसमें कि एक ही डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। डाइडेंटेड लिगेंड में क्या कहेंगे, डाइडेंटेड लिगेंड में आप लोगों को 2 सेंट्रल मेटल से कनेक्ट होते हुए, पहले वाले क्वेश्चन का एक हेल्प ले लेते हैं हम लोग कि डाइडेंटेड लिगेंड। देखिए इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, डाइडेंटेड लिगेंड के लिए 2 डोनर एटम होने चाहिए। तो उधर स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग स्ट्रक्चर यहीं पे बना लें। डाइडेंटेड लिगेंड में हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं, डायमीन। इसमें हम लोग ले रहे हैं इथेन 1,2 डायमीन का।
इसमें क्या है, दो सेंट्रल एटम है कनेक्टेड। फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो सकता है आप लोगों को ऑक्जेलिक एसिड में हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को क्या हो सकता है, ये ऑक्जेलेट आयन का हो सकता है, ये डोनर है, फिर इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन डोनर है, तो एक डोनर इधर है, दूसरा डोनर इधर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइडेंटेड। मतलब कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने की कैपेसिटी है, ये दो एटम के थ्रू अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एक ही टाइम पे। मतलब कि एट अ सेम टाइम ये भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन नंबर 1 भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन नंबर 2 भी डोनेट कर सकता है। तो इस तरह के लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के लिगेंड को हम लोग कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसमें दो डोनर साइट तो होती है, लेकिन एट अ सेम टाइम इसमें हम लोगों को क्या होगा, एट अ सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट विल बी एक्टिव। हम लोगों को किसी भी लिगेंड में जिसमें कि एक से ज़्यादा डोनर एटम है लेकिन एट ए टाइम एक ही काम कर रहा है, जैसे कि इसके एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, इसका ये एग्जांपल है थायोसाइनाइड, और हम लोगों को इसमें हो क्या रहा है, थायोसाइनाइटो एस। इसमें हम लोगों को थायोसाइनाइड है लेकिन ये सल्फ़र के थ्रू डोनर है, और दूसरा एटम जो है हम लोगों को थायोसाइनाइटो एन। इसमें हम लोगों को दोनों जगह क्या है, एस, थायोसाइनाइड का ही हम लोग एग्जांपल देखें, एस सी एन। अगर ये सल्फ़र के थ्रू मेटल एटम को, इसमें क्या होगा, सल्फ़र इधर हो गया, कार्बन इधर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इधर हो गया, तो इसमें लोन पेयर है इधर। और सल्फ़र के पास भी आपको पता है कि इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी आप लोगों को लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसके भी आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के जैसा 6 था। एक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व क्या है, एक फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, तो ये इस साइड से अभी आपको बॉन्ड बना सकता है। सिंपल बॉन्डिंग में तो ये इन्वॉल्व, अब ये क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अगर ये ऐसे डोनेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड कहेंगे, इसमें हम लोगों को एस, सल्फ़र के थ्रू। लेकिन इसी में अगर ये डोनर एटम कौन हो जाए, डोनर एटम हम लोगों को ये वाला हो जाए। मान लीजिए कि हम लोगों को डोनर में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है, एस डबल बॉन्ड सी, फिर इधर क्या हो जाए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाए, और अब इसके साथ हम लोगों को डोनर कौन हो जाए, इस साइड से अगर ये मेटल एटम को डोनेट करे, ठीक ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये हम लोगों को अगर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है तो ये भी क्या होगा, आपको थायोसाइनाइड ही होगा। लेकिन इसमें हम लोगों को डोनर एटम कौन हो रहा है, एन थायोसाइनाइड। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, मोर देन वन डोनर एटम, या कहिए कि 2 डोनर एटम but only one active at a particular time. Only one can act as a donor atom at a particular time. तो उसको हम लोग कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे होता है, इसमें जब भी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जो लिगेंड्स हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब कि इसमें जो चार्ज है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को वाटर एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो 0 चार्ज है, Cn तो इसमें -1 चार्ज होगा, En इथिलीन डायमीन वाला के लिए बात करें तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो इसमें 0 चार्ज है। तो अगर इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं तो इसको मान लीजिए x, तो x + 0 - 1 + 0 इज इक्वल टू क्या, इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे जो चार्ज है उसके बराबर, इज इक्वल टू +2।
तो हम लोगों को x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी +2 और ये वाला 1 इधर ट्रांसफ़र हो गया तो +1, इसकी वैल्यू हो जाएगी +3। तो कंपाउंड कोबाल्ट क्या है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज़ 3। नेक्स्ट है इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स में ये इथिलीन डायमीन, अभी आपको बताया कि ये न्यूट्रल होता है। ब्रोमीन पे आपको एक ब्रोमीन पे -1 चार्ज, तो 2 ब्रोमीन पे क्या होगा -2 चार्ज। तो जब इसको हम लोग x + 2 × -1 करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा +1, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x फिर से क्या हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या है आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट है प्लैटिनम। प्लैटिनम में भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x + 4 × -1 इज इक्वल टू 2-। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2- कहने का मतलब -2 चार्ज है इसका, -2 + 4, क्योंकि ये माइनस उधर गया तो 4 में आ गया, प्लस में आ गया तो ये वैल्यू क्या होगा +2। तो प्लैटिनम क्या है यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग इसको चेक करें तो इसमें बाहर कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज लगे हुए हैं। कहने का मतलब है आयरन वाले इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा आपको -3 चार्ज होगा। जब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, x मान लीजिए इसका है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस Cn पे क्या चार्ज होता है -1, Cn है ये, Cn पे -1 चार्ज तो -6 × -1 इज इक्वल टू -3। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, ये आयरन क्या है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग क्रोमियम के लिए चेक करें, क्रोमियम के लिए इसमें ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्लोरीन है और इसमें न्यूट्रल चार्ज है, बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, इस -3 को जब हम लोग उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, क्लोरीन पे -1 होता है, 3 क्लोरीन है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x + 0 + 3 × -1 इज इक्वल टू 0। जब इसके लिए सॉल्व करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्रोमियम यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9.6, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि IUPAC नॉर्म यूज़ करते हुए फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। जिंकेट कहने का मतलब है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम लोगों को निगेटिव आयन में है। हम लोगों को जिंकेट 2 कहने का मतलब है टेट्रा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जब नेम लिखते हैं, हम लोगों को जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले एनायन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि पहले लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं, जिंकेट है, तो जिंकेट के लिए हम लोग जिंक लगाए इसमें, फिर उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सी के लिए कहने का मतलब है OH- आयन कितने आ गए 4, फिर उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट 2, तो जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो इसमें क्या होगा -2 चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव एनायन है। नेक्स्ट है अगर हम लोग देखें तो इसके लिए दूसरा कंपाउंड क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट 2। तो सबसे पहले पोटेशियम आएगा, ये पोटेशियम बाहर है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होने वाला है, प्लैडेट, ये प्लैडेट है, प्लैडियम है, PD है, प्लैटिनम नहीं है, प्लैडेट है, PD है। फिर उसके बाद क्या है, टेट्राक्लोराइडो, क्लोरीन इसके कितने हैं, क्लोरीन इसके 4 है, और इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, क्लोरीन 4 है और इसमें पोटेशियम प्लैडेट क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन 4 है,
तो चार्ज क्या रहा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आपको -2 रहा होगा। -2 को काउंटर करने के लिए पोटेशियम क्या हो जाएगा आपको, ये +2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2PdCl4 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है प्लेडिएट। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें डायएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। तो हम लोगों को डायएमाइन इसमें हम लोगों को प्लैटिनम है, तो सबसे पहले प्लैटिनम है तो प्लैटिनम को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों को डायएमाइन लगाते हैं। एमाइन कहने का मतलब NH3, कितने हैं ये 2 हैं। फिर उसके बाद डाइक्लोरिडो, क्लोरीन का हम लोगों को नंबर क्या है, क्लोरीन का भी नंबर 2 है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऐसे लगाएंगे, और इसमें जो चार्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हम लोगों को कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम 2 है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज -1 है, अमोनिया पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका -2 चार्ज प्लैटिनम के +2 चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे कि प्लैटिनम पे +2 चार्ज है, अमोनिया पे क्या है 0 चार्ज है, और क्लोरीन पे क्या है -1 चार्ज है 1 पे, तो 2 को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो चार्ज क्या हो गया 0 हो गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2, पोटेशियम को हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव होगा। ये कितने इसमें पोटेशियम होंगे वो बाद में पता चलेगा, पहले तो हम लोगों को निकलेट है, निकलेट का 2, निकेल के लिए हम लोगों को क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो पहले तो निकेल को लिखते हैं टेट्रासाइनाइडो, साइनाइडो क्या होता है, CN होता है, और कितने साइनाइड हैं, ये है हम लोगों को टेट्रा है, 4 है, और 4 साइनाइड है, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और कोई दूसरा लिगेंड नहीं है, तो इसमें हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। इसी -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो ये क्या कह रहा है, पेंटाएमाइन नाइट्रीटो में NO होता है। अब इसमें ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। अगर नाइट्रीटो N होता तो नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड होता, अभी ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के थ्रू। कोबाल्ट 3, तो देखिए पेंटाएमाइन कहने का मतलब है, कोबाल्ट को पहले लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट, फिर उसके बाद एमाइन कितना होने वाला है, NH3 कितना होने वाला है 5, फिर उसके बाद है नाइट्रीटो कहने का मतलब है NO, ठीक ना। और NO और ये क्या हो गया, NO क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इसमें हम लोगों को कोबाल्ट 3, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +3। NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोबाल्ट के लिए हम लोगों को चार्ज चाहिए, अगर ये +3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, +3 चार्ज होगा। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड क्या कह रहा है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अगर हम लोगों को हेक्साएमाइन है और कोबाल्ट क्या है, ये सल्फेटो अगर होता तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, लेकिन सिंपल सल्फेट है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, कोबाल्ट, फिर उसके बाद हेक्साएमाइन कहने का मतलब है एमीन का 6, फिर उसके बाद कोबाल्ट 3 कहने का मतलब है इस पे चार्ज क्या है, +3 चार्ज है, और सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है आप लोगों को -2 चार्ज होता है, तो इसका -2 इधर चला जाएगा, और इसका जो सल्फेट वाला है, सल्फेट का जो +3 चार्ज है ये हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जैसे सिंपल हम लोग देखते हैं ना, A का जो भी वैलेंसी होती है मान लीजिए X, और B की जो वैलेंसी होती है ये मान लीजिए Y, तो जब इसका कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सल्फेट का चार्ज है, हमारे कोऑर्डिनेशन सल्फेट का क्या चार्ज है, सल्फेट का चार्ज है आपको 2, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज है आप लोगों को CONH3 का 6, इस पे चार्ज क्या है, कोबाल्ट पे चार्ज है 3, तो इसकी वैलेंसी है 3,
तो ये सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोबाल्ट के साथ। तो इसी के साथ ये फार्मूला है। नेक्स्ट है आप लोगों को पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। पोटेशियम बाहर लग गया, पोटेशियम है ये, फिर उसके बाद अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया क्रोमेट, क्रोमियम आ गया आप लोगों को, क्रोमियम आ गया, फिर उसमें ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट कहने का मतलब है C2O4 माइनस आयन होता है, इसमें -2 चार्ज होता है और ये क्या है 3 टाइम लग गया। तो क्रोमियम पे -6 होना चाहिए और क्रोमियम खुद +3 है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर कितने चार्ज हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे -3 चार्ज। -3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का +3 होना ज़रूरी है। तो इस तरह से इसके कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स को देखें, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को एग्जाम्पल क्या है, हेक्सा एमाइन प्लैटिनेट 4। इसमें एमीन क्या है, प्लैटिनम है हम लोगों के पास, प्लैटिनम, प्लैटिनम इधर आ गया, हेक्सा एमाइन है NH3 का 6 है और प्लैटिनम है, प्लैटिनेट नहीं है, कहने का मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इस तरह के इसके मॉलिक्यूल होंगे। प्लैटिनेट हम लोगों को क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 4+ के साथ होगा, 4+ चार्ज होगा, क्योंकि एमीन पे 0 चार्ज है तो इसके अंदर के कारण कोई चार्ज नहीं हुआ, लेकिन प्लैटिनेट क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ +4 हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट 2। क्यूपरेट इस बार नेगेटिव एनायन होगा, तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले क्यूपरेट, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, टेट्रा ब्रोमाइडो, ब्रोमीन का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, Br को हम लोग सिंपल Br लिखेंगे, Br4, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट, क्यूपरेट हो गया, कॉपर के लिए ये क्यूपरेट यूज़ हुआ है और फिर इस पे चार्ज क्या होगा, क्यूपरेट 2, तो इस पे चार्ज हो जाएगा आप लोगों को -2। ये आपका क्या है, एनायन है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें क्या कॉम्प्लेक्स कह रहा है आप लोगों को पेंटाएमीन एन कोबाल्ट, पेंटाएमीन नाइट्रीटो, नाइट्रीटो NO हो गया, फिर उसके बाद कोबाल्ट क्या हो रहा है, कोबाल्ट 3। तो देखिए इस बार हम लोगों को कोबाल्ट को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन कहने का मतलब NH3 5 नाइट्रीटो NO हो गया और इसके बाद हम लोगों को N के थ्रू कनेक्टेड है, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ क्या होगा, +3 चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग IUPAC नॉर्म राइट द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसमें अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स देखें तो ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को दिया हुआ था कोबाल्ट, फिर उसके बाद अमोनिया 6, फिर उसके बाद क्लोरीन का 3। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव स्फेयर ये है हम लोगों को, तो पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेशन स्फेयर को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कितने एमीन हैं, 6 एमीन है और ये जो 6 एमीन है हेक्सा एमाइन हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट है आपके पास, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि बाहर आपको अगर -3 चार्ज लगा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अंदर भी तो +3 चार्ज रहा होगा, तो कोबाल्ट +3 क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, प्लैटिनम दिया हुआ है, प्लैटिनम के बाद अमोनिया इसमें कितने हैं, अमोनिया इसमें 2 है, अमोनिया इसमें 2 है, क्लोरीन 1 है, फिर उसके बाद है मिथेनामाइन है, मिथाइल एमाइन है, मिथाइल एमाइन ये हो गया आप लोगों को, फिर उसके पीछे क्या है, क्लोराइड है। तो देखते हैं इसमें हम लोगों को चार्ज क्या होगा, इसके कारण न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो मिथाइल एमाइन है ये टोटली क्या है आपको, न्यूट्रल एज लाइक मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद इसके कारण -1 चार्ज और इसके कारण फिर से 0 चार्ज। तो हम लोगों को प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर एक माइनस इधर है और एक माइनस बाहर है तो प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये क्या है आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। तो अब हम लोग देखते हैं
+2 पे होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव है तो 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्लैटिनम लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। तो लिगेंड से स्टार्ट होता है डाई एमाइन, तो 2 एमाइन हो गया। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइडो आता है, नेगेटिव एनायन को हम लोग क्लोराइडो कहते हैं। फिर उसके बाद ये न्यूट्रल है तो ये क्या होगा, मिथाइल एमाइन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, प्लैटिनेट 2, और बाहर में लगा हुआ क्लोरीन को हम लोग सिंपल क्लोराइड कहते हैं। तो इस तरह से इसके नोमेनक्लेचर होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है इसके बाद टाइटेनियम का है आप लोगों को 6 वाटर मॉलिक्यूल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें टाइटेनियम लगेगा, टाइटेनेट नहीं लगेगा या उस तरह के दूसरे नहीं आने वाले। तो इसमें देखिए कितना होगा, हेक्सा एक्वा, ठीक ना, हेक्सा एक्वा। फिर उसके बाद है टाइटेनियम +3, क्योंकि ये बाहर आप लोगों को चार्ज क्या है, +3 आयन। इसमें हम लोग आयन लिखें या ना लिखें इसको हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग आयन के फॉर्म में, आयन है तो आयन लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लैटिनेट 3 भी कर सकते हैं। इसको हम अगर NCERT के लिए बात करें तो आयन अलग से नहीं लगाता है, ये क्या हो जाता है, हम लोगों को प्लैटिनेट 3 लिखाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोबाल्ट वाला है। कोबाल्ट में आपको कितने अमोनिया प्रेजेंट है, 4 है। फिर क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, 1। नाइट्रीटो होगा ये, नाइट्रीटो NO-, इसमें चार्ज क्या होता है, -1। बाहर क्या चार्ज है, -1। इसमें चार्ज क्या है, 0, और इसमें भी चार्ज क्या है, -1। तो कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेट्रा एमाइन, फिर उसके बाद है क्लोरो, फिर उसके बाद है नाइट्रो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को Mn, आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि इसके अंदर में वाटर के लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो गया, +2। तो इसको नेम कैसे लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, हेक्सा क्या हो गया, एक्वा। फिर उसके बाद क्या है, मैग्नीज 2, और इसके पीछे भी आप एनायन लगाइए चाहे नहीं लगाइए। हम लोगों को अगर एनायन है तो एनायन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा एनायन होगा या नहीं होगा, मतलब कि आप छोड़ दीजिए, NCERT में एनायन एक्स्ट्रा नहीं लगाते हम लोग, और लगा भी दीजिएगा तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं होगा, चलेगा भी वो। हम लोगों को इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, आप लोगों को निकेल वाले कंपाउंड है। निकेल वाले कंपाउंड में आप देखिए निकेल का ये जो -2 आयन है, तो इस बार निकेलेट लगेगा, और निकेल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 होने वाली है, तो टेट्रा क्लोराइडो निकेलेट 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद निकेल में, निकेल है, फिर उसके बाद हेक्साएमिनो है, फिर इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। क्यों +2 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन बाहर है -2, तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले क्या रहा होगा, +2 रहा होगा। तो इस पर कोई भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है तो वहाँ के इसी का चार्ज रहा होगा, तो इसी के कारण निकलेट 2 हो जाएगा। तो हेक्साएमाइन निकले, इसमें हम लोगों को निकेल का पॉजिटिव एनायन है, निकेल 2 क्लोराइड। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग कोबाल्ट इथिलीन डायमीन, ये क्या है, इथेन 1,2 डायमीन है, तो इसको हम लोग इथेन 1,2 डायमीन कहते हैं। EN क्या है, इथेन 1,2 डायमीन। और ये क्या होगा, ट्राइस। ट्राइस क्यों हो गया, हम लोग इसके अंदर डाई लगा हुआ है, तो डाई ट्राई टेट्रा अगर पहले से लगा हुआ है तो हम लोग 22 या ट्राइस हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने इथिलीन इथेन 1,2 डायमीन है, इथेन 1,2 डायमीन 3 टाइम है, इसलिए इसको हम लोग ट्राइस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 हम लोगों को क्या कहेंगे, कोबाल्ट 3 कहेंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट 3 एनायन लिखिए या ना लिखिए, ये रिप्रेजेंट आप नहीं भी कर सकते हैं, एनायन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को निकेल के कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ये क्या है, कार्बोनाइल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा
कार्बोनाइल। निकेल और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, 0 है, तो निकेल 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, निकेल 0। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर किए। नेक्स्ट है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें कह रहा है कि लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच आइसोमर्स आर 2 और मोर। हम लोगों को इसमें अगर कहें तो आइसोमर्स सबसे पहले होता क्या है, आइसोमर्स होता है कि आइसोमर्स आर 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला या कहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of atom. Because of the different arrangement of atom, इसमें जो हम लोगों को अरेंजमेंट एटम का, they differ in one or more physical or chemical property. The two type of isomerism, इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें 2 तरह के आइसोमेरिज्म होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सारे जो डिफिनेशन है ये आइसोमेरिज्म के डिफिनेशन है कि कोई भी आइसोमेरिज्म में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आइसोमेरिज्म होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से मोर देन 1 कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करें जिसकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो या दोनों में डिफरेंस हो। दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में ही डिफरेंस हो सकता है, सारे फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, सिर्फ लाइट के ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो जाए, मतलब कि एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे, दूसरा राइट साइड रोटेट कर दे, तो उसको भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में ही कंसीडर करते हैं। मतलब कि रोटेशन ऑफ लाइट को हम लोगों को क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी तरह का जो पॉसिबल अरेंजमेंट, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट होने के कारण या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या कनेक्टिविटी या उसके 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस होने के कारण सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो डिफरेंट कंपाउंड बनता है उसको पॉसिबल आइसोमर्स कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों को पूछ रहा है, क्या कह रहा है, लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोगों को जो होगा 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये होगा एमंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ईच ऑफ विच कैन फर्दर सबडिवाइडेड। जैसे कि फर्स्ट वन हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, कौन कौन से टाइप आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। नेक्स्ट है उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप आएंगे, बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से मेन टाइप है आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कौन लिंक कर रहा है, कौन सा एटम लिंक किया हुआ है। फिर उसके बाद है आप लोगों को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, फिर है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, फिर उसके बाद है सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म है। अगर वाटर में या किसी सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड आपको उसका लिगेंड की तरह भी काम करता है तो उसमें आपको सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हैव सेम केमिकल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और इसका जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा उसके कारण इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकती है। केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो सकती है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो वो सारे कंडीशन हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप का उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक ना। तो उसी में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर में हम लोगों को क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग बाद में डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें जो हम लोगों को स्पेशियल आइसोमेरिज्म होगा या स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम लोग जो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिवाइड करेंगे। और उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा उसमें देखिए अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है कि सेम कंपाउंड है प्लैटिनम। सेम कंपाउंड क्या है आप लोगों को, प्लैटिनम है, और प्लैटिनम के से कनेक्टेड क्या है, अमोनिया कनेक्टेड है और क्लोरीन कनेक्टेड है। लेकिन इसका अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट देखें तो इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस आने के कारण एक फॉर्म देखिए कि ये जो आपका अमोनिया है, ये अमोनिया है और ये आपको अमोनिया है।
या कहिए कि हम लोगों को इसमें जो अमोनिया है एक दूसरे के जस्ट क्लोज में है, और यहाँ पे आप देखिए अमोनिया एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट टर्म में है। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जिसमें कि आप लोगों को इस प्लेन के अप्रॉक्स में ये क्या होगा, जस्ट अगल बगल हो जाए, मतलब कि एक ही साइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सिस फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट है ऑप्टिक। ये भी हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ही एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स है, इसके बगल में ही अगर आपको ये वाला है तो इसको कहेंगे सिस, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है, ऊपर क्लोरीन होता है और नीचे वाला क्लोरीन आपको एक्सिस के जस्ट अपोजिट साइड होता है। ये क्या है, आपको प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन में है, और इस प्लेन के ये क्या है, परपेंडिकुलर अप है, और ये प्लेन के नीचे डाउन साइड ऑफ प्लेन, बॉटम साइड ऑफ प्लेन, मतलब कि ये प्लेन के नीचे है। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये दोनों क्या होता, प्लेन एक्सिस और प्लेन, ये प्लेन पे ही होता, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। लेकिन ये प्लेन पे ही नहीं होके अगर प्लेन के नीचे बैक साइड में है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन जो है, इसके बाद का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आज के वीडियो में हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। हम लोगों को इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसमें 2 तरह के होंगे। इसको अगर देखें तो ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म में होगा। सिस एंड ट्रांसफॉर्म में होगा चूँकि इसमें जो हम लोगों को इसके स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको इनैंसियोमर्स हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, जिसमें कि हम लोगों को ये क्या हो गया, क्रोमियम हो गया। ये कंपाउंड इधर बन रहा है। फिर इसके जो कंपाउंड होंगे ये इस साइड से बनेंगे। फिर से ये जो कंपाउंड होंगे इसका इमेज किधर बनेगा, इधर बन जाएगा। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनैंसियोमर्स हो जाएगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लिवो रोटेटरी हो जाएगा। तो इसके 2 आइसोमर्स बन जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है इसके बाद ये भी है, तो इसमें भी हम लोगों को क्या होने वाला है, इसमें हम लोगों को देखेंगे तो ये भी क्या करेगा आपको, फेसियल और मेरिडोनियल, ये 2 तरह का आइसोमेरिज्म आपको शो करेगा। कोबाल्ट इधर हो गया, फिर इसमें क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से लगाइए इसमें, ये पोजीशन वाला हो गया, ये एक पोजीशन पे है। फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इसके जस्ट दूसरा वाला इसका आइसोमर्स हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह के आइसोमेरिज्म इसमें होंगे। एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग इसका। दो प्लेन में हो जाए, एक ऊपर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फॉर्म कहेंगे। और अगर तीनों के तीनों हम लोगों को क्या हो जाए, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हो जाए, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इधर क्या हो जाए आप लोगों को, इधर हो जाए अमोनिया अमोनिया, और इधर हो जाए अमोनिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्म हो सकते हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोगों को यही स्ट्रक्चर है, क्रोमियम का ऑक्जेलेट। अगर हम लोगों को ऑक्जेलेट है, यहाँ पे ऑक्जेलेट है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C2O4 रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये ऑक्जेलेट हो जाएगा, C2O4। 2 सेंट्रल एटम कनेक्टेड था, 2 इसमें डेंसिटीज़ की 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड था इससे, C2O4। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
इथिलीन डायमीन होता तो हम लोग इथिलीन डायमीन इसको रिप्रेजेंट करते। जो भी डाइडेंटेड लिगैंड होगा तो इसी तरह से ये क्या होगा, इसमें कनेक्टिविटी इसकी इसी तरह से होगी। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को वही हो गया। नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग देखें तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। यही क्या हो गया, हमारा मिरर इमेज हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद जो मॉलिक्यूल है प्लैटिनम वाला। प्लैटिनम का ये आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है हम लोगों को, ये क्रोमियम डाई, इसमें एमीन है। तो एमीन का ये क्या हो रहा है, ये एमीन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और इसी का मिरर इमेज यहाँ पे आप लोगों को बन रहा है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये जितने भी आइसोमर्स हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, आप लोगों को क्या शो कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। जिसका भी मिरर इमेज बन रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है, वो क्या शो करता है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस चीज़ को हम लोग इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो बच्चे हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।